नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। खेती किसानी के क्षेत्र में क्या कुछ नई गतिविधियां हो रही हैं, जानने के लिए आइए शुरुआत करते हैं आज के अंक की। दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भरता के लिए रोड मैप तैयार, किसानों को बांटी जाएंगी उन्नत बीजों की मिनी किट। यूट्यूब पर देखिए पूसा समाचार। जारी है एमएसपी पर गेहूं की सरकारी खरीद, पहले ही टूट चुके हैं सरकारी खरीद के पुराने रिकॉर्ड। आइए अब समाचार विस्तार से। बता दें आपको कि दलहन और तिलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए हमारी सरकार द्वारा एक और महत्वपूर्ण कदम उठा लिया गया है। बता दें आपको कि हमारे किसानों को उन्नत बीजों की 13 लाख मिनी किट बांटी जाएंगी और ये जो कार्य है ये 15 जून तक पूरा किया जाना है। बता दें आपको कि दलहन और तिलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार द्वारा एक रोड मैप भी तैयार कर लिया गया है। हरित क्रांति ने खाद्यान्न के मामले में देश को आत्मनिर्भरता दिलाई। अब बारी दलहन और तिलहन की है। हालांकि सबसे ज्यादा दालें हमारे देश में ही उगाई जाती हैं, लेकिन इनकी खपत इतनी ज्यादा है कि घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए अभी भी इनका आयात करना पड़ जाता है। इसी तरह खाद्य तेलों का अच्छा खासा उत्पादन होने के बावजूद हमें दूसरे देशों से मंगाना पड़ रहा है। मोदी सरकार शुरू से ही इन फसलों में आत्मनिर्भरता की कोशिश कर रही है। इस कोशिश में उसे किसी हद तक कामयाबी भी मिली है। अच्छी पैदावार के लिए अच्छे बीजों की जरूरत होती है। केंद्र सरकार का मिनी किट कार्यक्रम इसी जरूरत को पूरी करने का प्रयास है। कार्यक्रम के तहत 15 जून तक देश भर के किसानों को 13,51,000 मिनी किट वितरित की जाएगी। इस काम पर 300 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि दलहन और तिलहन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए केंद्र ने राज्य सरकारों के साथ बातचीत के बाद एक रोड मैप तैयार किया है। इस रोड मैप में दलहन और तिलहन का रकबा बढ़ाने के लिए क्षेत्रों की पहचान कर ली गई है और नई किस्मों की रुकावटों को भी दूर कर लिया गया है। कृषि मंत्री का मानना है कि गेहूं और धान के बजाय दलहन और तिलहन की ओर फसल डाइवर्सिफिकेशन का समय आ गया है। इसके लिए राज्यों के मजबूत संकल्प की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि कृषि विज्ञान केंद्रों के ज्ञान को हर किसान के दरवाजे तक पहुंचाने की बात राज्य सरकारें ठान ले तो देश में जल्द ही आमूलचूल परिवर्तन हो सकते हैं। कृषि मंत्री का मानना है कि आज किसान के परिश्रम, वैज्ञानिकों के अनुसंधान और सरकार की कृषि हितैषी नीतियों का ही नतीजा है कि कृषि उत्पादन के मामले में भारत दुनिया भर में पहले या दूसरे नंबर पर है। इसलिए हमें निर्यात और बढ़ाने पर जोर देना होगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान है। बता दें इसे पूसा के नाम से जाना जाता है। हरित क्रांति के क्षेत्र में इसका योगदान कहीं भी किसी से भी छिपा नहीं है। बता दें आपको कि यहाँ किए जा रहे अनुसंधानों से खेती किसानी के क्षेत्र में काफी विकास हुआ है, काफी बदलाव हुआ है और अपनी इन्हीं अनुसंधानों की जानकारियां किसानों तक बेहतर तरीके से पहुंचाने के लिए ये संस्थान लेकर आया है पूसा समाचार। आइए कहां आप इसे देख सकते हैं, बताते हैं आपको। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी पूसा मुख्य रूप से कृषि अनुसंधान, कृषि शिक्षा और प्रसार सेवाओं से जुड़ा है। साथ ही देश की आजीविका और पोषण सुरक्षा के मामले में भी पूसा की विशेष भूमिका रही है। यही वजह है कि हरित क्रांति में पूसा ने एक तरह से आधार स्तंभ की भूमिका निभाई थी। अपनी क्रांतिकारी जानकारियों और उपलब्धियों को किसानों तक पहुंचाने के लिए संस्थान सोशल मीडिया और दूसरे डिजिटल माध्यमों का सहारा ले रहा है। यूट्यूब पर उसका अपना कृषि चैनल भी है। इसी चैनल पर हर शनिवार को शाम 7 बजे कृषि बुलेटिन पूसा समाचार प्रसारित किया जा रहा है। इसमें किसानों को कृषि क्षेत्र की उन्नत तकनीकियों, नवाचारों, कृषि सलाह और मौसम पूर्वानुमान की जानकारी दी जा रही है। किसानों के अलावा ग्रामीण युवा, कृषि कार्यों से जुड़ी महिलाएं, कृषि में शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्र और प्रसार सेवाओं में लगे लोग भी इसका लाभ ले सकते हैं। हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु, कन्नड़
उड़िया और बंगाली जैसी 5 क्षेत्रीय भाषाओं में भी हर 15 दिन में ये बुलेटिन प्रसारित किया जा रहा है। आप भी IARI के YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में आप सभी का फिर से स्वागत है। बता दें आपको कि गेहूं की सरकारी खरीद का सिलसिला लगातार जारी है। 1975 रुपए के समर्थन मूल्य पर हमारी जो सरकार है वो हमारे किसानों से गेहूं की सरकारी खरीद लगातार कर रही है। बता दें आपको कि मंडियों में जो है MSP से कम भाव पर इसकी बिकवाली हो रही है, जिसके चलते हमारे किसानों का रुझान सरकारी एजेंसियों की ओर लगातार बना हुआ है और वो इससे अच्छी आमदनी भी अर्जित कर रहे हैं। किस तरह से हमारे किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है, आइए बताते हैं आपको। रबी विपणन सत्र 2021-22 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के अलावा जम्मू और कश्मीर में गेहूं की खरीद हो रही है। 30 मई तक 4,06,76,000 टन गेहूं खरीदा जा चुका है, जबकि पिछले साल इस अवधि तक खरीदारी 3,60,28,000 टन थी। गेहूं की खरीद के सारे रिकॉर्ड पहले ही टूट चुके हैं। इससे पहले एक सत्र में खरीदारी का रिकॉर्ड 3,89,92,000 था। बहरहाल इस साल अब तक की खरीद पर करीब 43,55,000 किसान MSP का लाभ ले चुके हैं और उन्हें 80,334 करोड़ से भी ज्यादा रकम का भुगतान किया जा चुका है। खरीफ 2020-21 में धान की खरीदारी भी चल रही है। 30 मई तक 7,87,87,000 टन से अधिक धान खरीदा गया है। इसमें खरीफ और रबी दोनों की खरीदारी शामिल है, जबकि पिछले साल की इसी अवधि में धान की खरीदारी 7,21,25,000 टन थी। मौजूदा खरीफ विपणन सत्र में लगभग 1,17,04,000 किसानों को 1,48,750 करोड़ से भी अधिक का भुगतान किया जा चुका है। राज्यों से मिले प्रस्तावों के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा और मध्य प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश से खरीफ विपणन सत्र 2020-21 और रबी विपणन सत्र 2021 के लिए 1,07,81,000 टन दलहन और तिलहन की खरीद को भी मंजूरी दी गई थी। ये मंजूरी मूल्य समर्थन योजना के तहत दी गई है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल से 1,74,000 टन 12 मासी खोपरा खरीदने की भी स्वीकृति दी गई है। अगर अधिसूचित फसल अवधि के दौरान संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बाजार की दरें MSP से नीचे चली जाती हैं, तो केंद्रीय नोडल एजेंसियां मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत दलहन, तिलहन और खोपरा की खरीद के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी जाएगी। खरीफ 2020-21 और रबी 2021 के तहत 30 मई तक सरकार ने 7,14,695 टन से भी अधिक मूंग, उड़द, तुअर, चना, मसूर और मूंगफली के अलावा सरसों और सोयाबीन की खरीदारी हो चुकी है। इससे तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा और राजस्थान के 4,25,586 किसानों को करीब 3,741 करोड़ रुपए की आय हुई है।
इसी तरह से 5089 टन खोपरा की खरीद कर्नाटक और तमिलनाडु से की गई है। इससे 3961 किसानों के खाते में 52 करोड़ 40 लाख रुपए की अदायगी हुई है। फसल सीजन 2021-22 के लिए तमिलनाडु से 51,000 टन खोपरा खरीदने की मंजूरी दी गई है। इसके लिए राज्य सरकार निर्धारित तिथि से खरीद का काम शुरू कर देंगे। मत्स्य संपदा को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके बारे में विशेष जानकारी दे रहे हैं केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी। आइए क्या कुछ उन्होंने कहा, देखते हैं। मोदी जी ने 2000 आते ही ब्लू रेवोल्यूशन बनाया, जो 19-20 तक चला, फिर 20-21 में भी, तो 19-20 में वहां तक चला, जिसके कारण लगभग 6000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ। और ये इन्वेस्टमेंट के कारण इसका रिफ्लेक्शन हुआ कि 1947 से 2014 तक मछली का उत्पादन पूरे समुद्री और तालाब नदियों को मिला करके केवल 100 लाख टन था, यानी 10 मिलियन। और मोदी जी ने 5 साल में लगभग 150 लाख हुआ, यानी 50 लाख टन बढ़ा। मछली में अब कहीं कहीं कुछ लोगों को दिक्कत, लेकिन मिला जुला के किसानों को थोड़ा सा लॉकडाउन हो गया तो निकल नहीं सकते हैं, तो थोड़ी सी कठिनाई उसमें थोड़ी सी हुई है। लेकिन हमारे मछली पालक और पशुपालक, छोटे मोटे और मुर्गी पालक मिला जुला करके इस फेज 1 में थोड़ा कष्ट सह करके भी अपने आप को आनंद से खड़ा रखा। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटी सी ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में आप सभी का फिर से स्वागत है। बता दें आपको कि हाल ही में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम का शुभ आरंभ किया है और इस प्रोग्राम का जो क्रियान्वयन है वो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा किया जाना है। क्या कुछ इस प्रोग्राम के फायदे हो सकते हैं, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि मंत्रालय के कृषि आयुक्त डॉक्टर SK मल्होत्रा। आइए देखते हैं। देखिए जी, आप पूरे जैसे देश को जो है अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से एग्रो क्लाइमेटिक जोन बनाए गए हैं। इसके लिए 20 एग्रो क्लाइमेटिक जोन की पहचान हुई है और उनके बेस पर फिर हम लोगों ने उसको रीजनल लेवल पर उसको बांटा है, जिससे कि जितने भी एग्रो क्लाइमेटिक जोन हैं सब अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार के ऐसे फल एवं सब्जियां हैं जिनका उत्पादन होता है। इसी प्रकार से माइक्रो लेवल प्लानिंग की गई है कि सभी जितने भी हमारे कृषि जलवायु क्षेत्र हैं वो कोई भी अछूता ना रहे, सभी कवर हो जाएं। और चाहे आप देखें कि इसमें अगर आप बात करें कि तो हमारे पहाड़ी राज्य हैं, चाहे जिसमें जम्मू कश्मीर आता है, हिमाचल प्रदेश आता है, उत्तराखंड आता है, इसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न का हमारा रीजन है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो हमारी 8 स्टेट आती हैं उनको जो है उसको अलग से जो है उसके लिए अलग से हमारे इसमें योजना में उसका स्थान दिया गया है। हमारा ईस्टर्न रीजन है जिसमें उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड
और बिहार और जो 2-3 और भी राज्य हैं, इस तरह से कुल मिलाकर 6 राज्य हैं, वेस्ट बंगाल भी आता है, तो उन 6 राज्यों के लिए अलग से, तो इस तरह से करके जो हमारी रीजन वाइज प्लानिंग है वो बनाई गई है, जिसमें कि सभी किसान जो है लगभग उसमें कवर हों और हमारे जितनी फसलें हैं मुख्य रूप से वो सभी कवर हों। इस चीज़ को जो है ध्यान में रखते हुए पूरी योजना का इस तरह का आकलन किया गया है। तो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड को हम लोगों ने इसलिए इसकी पहचान की है, हम ये चाहते हैं कि जो हाई टेक हॉर्टिकल्चर है, जो नई तकनीक वाली हाई टेक सिस्टम है, वो आगे आए। वो हाई टेक सिस्टम की बात करेंगे तो उसमें प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन है, जिसमें संरक्षित खेती की बात करते हैं, संरक्षित खेती को बढ़ावा मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिले। तो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड में अपनी आप में एक स्ट्रेंथ है और उसकी योजना इस ढंग से बनाई गई है कि हम नई तकनीक को आगे कैसे ले जाएं, जिससे कि हमारा ना केवल प्रोडक्शन बढ़े, ना केवल क्वालिटी बढ़े, साथ साथ में जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज हमारे होते हैं, जिसमें करीब करीब जो आकलन किया गया 6 से लेकर के 16% तक के जो हमारे नुकसान हो जाता है फसलों को, अगर हम उसको बचा लेते हैं, जो कटाई के बाद नुकसान होता है, तो एक प्रकार से वो आपका अधिक उत्पादन ही है। अगर आपने बचा लिया तो वो अधिक उत्पादन है, अधिक आमदनी में जो है वो एक तरह से योगदान करेगा। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए कोल्ड स्टोरेज और पूरी जो कोल्ड चेन है उसको बढ़ावा जो है हम लोग नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के माध्यम से देते हैं। और कोल्ड चेन जो पूरी है, जिसको हम लोग इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन बोलते हैं, जिसमें पैकेजिंग भी आती है, जिसमें कोल्ड रूम भी आता है, साथ में पैक हाउस भी होता है, ट्रांसपोर्ट, रिफर वैन, ये सब जो है इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन का हिस्सा है, जिसमें कोल्ड स्टोरेज जो है लास्ट में आता है, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग और ये जो यूनिट है वो सब जो है उसका हिस्सा है। तो इस तरह से जो एक पूरी जो चेन है उसको जो है हम लोग नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के माध्यम से जो है बढ़ावा देना चाहते हैं, हाई टेक हॉर्टिकल्चर सिस्टम को बढ़ावा देना चाहते हैं। इसीलिए हम लोगों ने नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की पहचान की है और उसके माध्यम से जो ये हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसको हम लोग और आगे ले जाना चाहते हैं। किसान भाइयों बहनों, धान की खेती हमारे देश में अच्छे स्तर पर की जाती है, लेकिन अब इसकी बुआई की पद्धतियों में बदलाव आ रहा है। हमारे किसान ज्यादा से ज्यादा इसकी सीधी बिजाई की ओर रुझान बढ़ा रहे हैं। एक तो इससे अलग से नर्सरी बनाने की आवश्यकता नहीं होती, साथ ही साथ संसाधनों की भी बचत होती है। तो इस सीधे तौर पर हमारे किसानों के लिए ये फायदेमंद साबित हो सकती है। किस तरह से आपको इस दिशा में कार्य करने हैं, प्रबंधन कार्य करने हैं, इस पर जानकारी दे रहे हैं IRI के कृषि वैज्ञानिक। आइए दिखाते हैं आपको। जैसा कि आप जानते हैं, जब धान की खेती हम रोपाई विधि द्वारा करते हैं तो उसमें पानी काफ़ी लगता है। जब पहली बार हम रोपाई से पहले खेत की तैयारी कद्दू काट कर करते हैं तो उस समय करीब 15 लाख लीटर पानी 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में खेत की तैयारी के लिए लगता है। धान की सीधी बिजाई अगर करते हैं आप तो इस पानी की बचत की जा सकती है। उसी तरह से जो दूसरा फ़ायदा है सीधी बिजाई का, जो धान की रोपाई में 1 एकड़ में रोपाई के लिए कम से कम 2500 से 3000 रुपये प्रति एकड़ का खर्चा आपको आता है, उससे भी बचत हो सकती है। साथ ही साथ कद्दू काट कर खेत की तैयारी करने के लिए, रोपाई के लिए आपको कई बार ट्रैक्टर चलाना पड़ता है, डीजल का खर्चा उसमें पड़ता है। तो वातावरण की दृष्टिकोण से भी धान की सीधी बिजाई काफ़ी अच्छी है और इसके बारे में मैं आपसे आज कुछ चर्चा करना चाहूँगा। अब धान की सीधी बिजाई करने के लिए क्या क्या हमें सावधानियां बरतनी चाहिए, पहले हम बात करेंगे किस्मों के बारे में। बासमती किस्मों की अगर बात करें तो उसमें पूसा बासमती 1509, पूसा बासमती 1121 और पूसा बासमती 1718, ये तीनों किस्में सीधी बिजाई के लिए बहुत उपयुक्त पाई गई हैं। ये मैं बहुत सारे किसानों के अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ और यहाँ तक कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इन किस्मों की पैदावार रोपाई करने के बाद जो पैदावार प्राप्त होती है तकरीबन उसके बराबर आती है, पैदावार में कोई कमी नहीं आती है। अब जो गैर बासमती किस्में हैं उसमें पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किस्म PR 126 काफ़ी प्रचलित है, जो करीब 125 से 130 दिन के अंदर पककर तैयार हो जाती है। ये भी सीधी बिजाई के लिए काफ़ी उपयुक्त पाई गई है। कैसे करते हैं धान की सीधी बिजाई? जिस प्रकार से आप गेहूं की बिजाई करते हैं उसी तरह से धान की सीधी बिजाई के लिए भी सीड ड्रिल विकसित किए गए हैं और उसमें एक सीड ड्रिल जिसको हम लकी सीड ड्रिल कहते हैं, उसमें खरपतवार नाशी दवा की छिड़काव की व्यवस्था साथ के साथ की जाती है। इसके अतिरिक्त और भी सीड ड्रिल विकसित किए गए हैं जो धान की सीधी बिजाई के लिए उपयुक्त पाए जाते हैं और उनमें बीज के साथ साथ DAP के प्रयोग की भी सुविधा है।
1 एकड़ में धान की सीधी बिजाई के लिए करीब 7 से 8 किलोग्राम बीज लगता है। और इसको बिजाई करने के लिए पहले आप खेत में पानी लगाएं। जैसे आपने गेहूं की कटाई करने के बाद रीपर चला करके उसके अंदर जो भी ठूंठ बचा था, भूसा पूरा निकाल लिया, उसका जो है खेत में पानी भर करके जब बत्तर आ जाता है उसको जुताई कर दी। जैसी तरह से इसको तरबतर विधि कहते हैं। और जुताई करने के बाद आप लेजर लेवलिंग भी खेत की कर लें ताकि बाद में पानी लगाने में आपको दिक्कत नहीं आए। इसके बाद आप उसमें सीड ड्रिल के द्वारा बिजाई करें। करीब कतार से कतार की दूरी 22.5 सेंटीमीटर के आसपास होती है और 7 से 8 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ लगता है। अब सबसे जो महत्वपूर्ण बात है धान की सीधी बिजाई में, इसके 3 प्रमुख दुश्मन होते हैं, एक तरह से मैं कहूँ, जो पैदावार को कम करते हैं। और इनको आपने अगर नियंत्रित कर लिया तब फिर आपको बहुत अच्छी पैदावार प्राप्त होगी। पहला दुश्मन जो है वो खरपतवार है। जैसा कि आप जानते हैं इसमें सकरी पत्ती वाले, सावा कुल के, इसके अलावे जो है मोथा कुल के, चौड़ी पत्ती वाले बहुत सारे खरपतवार पाए जाते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। और ये धान के खेत में काफ़ी नुकसान करते हैं। तो इनके नियंत्रण के लिए हमको 2 बार खरपतवार नाशी दवाओं का प्रयोग करना पड़ता है। पहली बार तो बुआई के 72 घंटे के अंदर या बिजाई के साथ ही साथ पेंडिमिथिलिन नामक दवा, जो करीब 1200 मिलीलीटर दवा 250 लीटर पानी में घोल करके उसका हम छिड़काव करते हैं। तो इससे जो है ये एक प्री इमरजेंस वीडिसाइड के रूप में काम करता है। बहुत सारे खरपतवार का नियंत्रण इससे होता है। अंकुरण के बाद करीब 20 दिन के बाद आपको पहली सिंचाई करनी होती है और इसके बाद करीब 25 से 26 दिन के बाद एक दूसरी खरपतवार नाशी दवा, जिसको हम नामनी गोल्ड, जिसमें कि बिस्पेरिवैक सोडियम साल्ट पाया जाता है, उसकी 100 ml मात्रा करीब 150 लीटर में पानी में मिला करके इसका छिड़काव करते हैं। इसके साथ पायरोजोसल्फ्यूरान एक दवा आती है, उसकी 80 ग्राम मात्रा का भी प्रयोग करते हैं। तो इससे खरपतवार का बहुत ही प्रभावी नियंत्रण हो जाता है। खरपतवार के अलावे जो दूसरी एक समस्या आती है वह जो लोहा तत्व है उसकी कमी कई एक बार पाई जाती है। शुरू की अवस्था में जब अंकुरण हो जाता है, 8 से 10 दिन की जब पौध हो जाती है, उस समय पौधे कुछ पीले पड़ने लगते हैं। तो ऐसी अवस्था में हमको फेरस सल्फेट का छिड़काव 0.5% घोल का करना चाहिए। तो इससे लोहा तत्व की कमी कुछ क्षेत्रों में अगर जहाँ पर है उसको हम अच्छी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। ये कुछ प्रमुख बातें थीं जो धान की सीधी बिजाई में आपको ध्यान रखना है। सरकार के द्वारा भी काफ़ी प्रयास किया जा रहा है। इससे पानी की काफ़ी कम से कम 35 से 40% पानी की बचत होती है अगर हम धान की सीधी बिजाई करते हैं, इसकी तुलना में जब हम रोपाई करते हैं। हरियाणा सरकार के द्वारा, पंजाब सरकार के द्वारा काफ़ी लक्ष्य रखे गए हैं। विशेष रूप से हरियाणा सरकार में 50,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में धान की सीधी बिजाई को प्रोत्साहित किया जा रहा है और उसी तरह से पंजाब सरकार भी इसके ऊपर काफ़ी प्रयास कर रही है। आप लोगों से अनुरोध है कि आप धान की सीधी बिजाई करें और अभी आपके पास उपयुक्त समय है, करीब 20 से 25 जून तक। वैसे 20 जून से पहले आप धान की सीधी बिजाई कर लें, क्योंकि एक बार अगर बरसात हो जाती है तो फिर आपको खेत को तैयार करके उसको बिजाई करने में दिक्कत आएगी। 20 जून से पहले हमको इसको सीधी बिजाई कर लेना चाहिए, इससे काफ़ी फ़ायदा होता है। इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले अंक में मुलाकात करेंगे कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।